हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म धरोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान इतिहास के अंदर मारवाड़ का इतिहास, और मारवाड़ के इतिहास के अंदर कल मैंने आपको राव सिंहा, राव दूहड़ जी, राव मल्लीनाथ जी और जगमाल के बारे में बताया था। जगमाल की एक कहानी भी बताई थी, गिंदोली वाली। गणगौर के त्योहार पे हमारे राजस्थान के अंदर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। जगमाल गिंदोली को उठा के ले आता है और गिंदोली को बातों ही बातों में जगमाल से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है और बाद में गिंदोली जगमाल के पास ही रहती है। ये जो कहानी थी कल हमने कल की क्लास में देख ली थी। आज प्रारंभ करते हैं राव मल्लीनाथ जी से आगे। आज हम पढ़ेंगे राव चुंडा के बारे में। राव चुंडा के बारे में वैसे तो मैंने आपको जब मेवाड़ पढ़ा था तब सारी की सारी बात बता दी थी, लेकिन फिर भी कुछ एक दो बातें और हैं वो और हो जाएगी। राव चुंडा, राव चुंडा के पिता का नाम वीरम देव है। क्या है? वीरम देव है। वीरम मल्लीनाथ जब राजा था तो मल्लीनाथ जी ने जब राजपद छोड़ा तो राजा किसको बनाया? मल्लीनाथ जी ने अपने पुत्र जगमाल को राजा ने बना के अपने भाई वीरम देव को राजा बनाया था। किसको बनाया था जी? वीरम देव को राजा बनाया। और वीरम देव ने किसको बना दिया? वीरम देव के बाद में राजा बनता है जी कौन है? राव चुंडा राजा बनता है। राव चुंडा राजा बनता है। अब पढ़ते हैं राव चुंडा के बारे में और आगे। जोधपुर के अंदर एक क्षेत्र है मंडोर। मंडोर, यहाँ पे प्रतिहार, प्रतिहार वंश का राज था। प्रतिहार शासन था। जिस शाखा का, जिस ब्रांच का शासन था वो कौन सी ब्रांच थी जी? इन प्रतिहारों की एक ब्रांच थी, शाखा थी। कौन सी शाखा थी जी? इंदा शाखा थी। कौन सी? इंदा शाखा थी। इंदा राजाओं का यहाँ पे राज था। इन इंदा राजाओं की एक राजकुमारी थी। इनकी एक राजकुमारी थी। इनकी एक राजकुमारी थी। इस राजकुमारी का विवाह है ना, जो ये राव चुंडा है इसके साथ होता है। ये जो राजकुमारी है इसकी शादी होती है जी किससे? राव चुंडा से। राव चुंडा से शादी होती है। राजकुमारी कहाँ की है जी? मंडोर की है। कहाँ की है? मंडोर की है। इन इंदाओं ने ये जो मंडोर है राव चुंडा को दहेज में दिया था। मंडोर जो है दहेज में दिया था। इंदाओं ने राव चुंडा को अपनी राजकुमारी का विवाह करते हैं राव चुंडा से, और उस शादी के बाद में दहेज जो देते हैं उस दहेज में क्या दिया था जी? राव चुंडा को मंडोर दिया था। क्या दिया था? मंडोर दिया था। अब जी राज्य का थोड़ा थोड़ा विस्तार हो रहा है तो राव चुंडा को दहेज में मंडोर मिल जाता है। मंडोर मिलते ही राव चुंडा ने क्या किया? जो अपनी राजधानी, राजधानी की बात करें, राजधानी जो है मेवा नगर से मंडोर को बनाया। मल्लीनाथ जी ने राजधानी बनाई थी मेवा नगर। इससे पहले थी खेड़ बाड़मेर, और मेवा नगर बाड़मेर दोनों जो थी बाड़मेर में थी, लेकिन अब किसको बना दिया जी इसने? राजधानी मंडोर को बना दिया। किसने? राव चुंडा ने, क्योंकि ये मंडोर जो है दहेज में मिला है। दहेज में मिलते ही अब मंडोर पे अधिकार अपना होगा तो अब राजधानी मंडोर को ही बनाएंगे। मंडोर पे बात आई तो मैं आपको बता दूं, रावण का ससुराल भी क्या है? मंडोर है। यहाँ मंडोर की राजकुमारी थी, रावण की पत्नी थी मंदोदरी, है ना? मंदोदरी थी। तो
मंडोर की थी। तो ये साथ में रामायण वाला रावण भी ध्यान में रख लेना कि मंडोर जो है रावण का भी ससुराल है और चुंडा का भी ससुराल था, लेकिन चुंडा को दहेज में दे दिया। ये जो मंडोर है दहेज में दे देते हैं। इंदा इस पे एक दोहा भी है, मैं बताता हूँ। इंदारो उपकार कमदज कदी ना बिसरै, इंदारो उपकार कमदज कदी ना बिसरै, चुंडो चंवरी चाट, चुंडो चंवरी चाट, मंडोर दिनी दाई जय, मंडोर दिनी दाई जय। का इंदाओं का जो उपकार है वो कभी नहीं उतरेगा। किनसे? कमदज राठौड़ों से, है ना। चुंडा को जो चौधरी चढ़ाया, चुंडा का विवाह करके अपनी राजकुमारी से और मंडोर दहेज में दे देते हैं। इंदारो उपकार कमदज कदी ना बीच रह, चुंडो चौधरी चाट, मंडोर दिनी दाई जय। फिर हमने पढ़ा था जब हम मेवाड़ पढ़ रहे थे, तो इस चुंडा की जो पुत्री है राजकुमारी है वो कौन थी जी? हंसाबाई थी। कौन थी? हंसाबाई थी। और पुत्र कौन है जी? पुत्र जो राजकुमार है वो कौन था जी? रणमल है। हंसाबाई का भाई कौन था? रणमल था। कौन था? रणमल था। इन दोनों के बारे में जी हमने पढ़ा है। हंसाबाई का विवाह किससे होता है? लाखा से होता है। लेकिन चुंडा ने जो रिश्ता सगाई के लिए जो नारियल भेजा था, रिश्ता करने के लिए जिन पुरोहितों को भेजा था, तो उनको तो कह के भेजा था कि लाखा का जो पुत्र है चुंडा उससे विवाह करके आना है, उससे विवाह की बात करके आनी है, नारियल दे के आना है, विवाह पक्का करके आना है। लेकिन लाखा क्या करते हैं? अपने लिए उस नारियल को मान लेते हैं कि ये नारियल मेरे लिए आता है। बाद में हंसाबाई का विवाह लाखा से होता है। ये कहानी मैंने आपको बताई थी। रणमल है, इस रणमल को हंसाबाई बुलाती है क्योंकि लाखा लाखा मर जाता है। उसके बाद मोकल जन्म लेता है। मोकल का प्रथम संरक्षण बनता है रणमल। और बाद में रणमल मेवाड़ के अंदर अपना धीरे धीरे विस्तार बढ़ाने लगता है, अपना राज बढ़ाने लगता है। तब हंसाबाई ने जिससे हंसाबाई की सगाई होने की, मतलब अपने सौतेले पुत्र चुंडा को वापस बुला के भारमली की सहायता से इस रणमल को मरवा देते हैं। तो ये वो ही रणमल है, वो ही चुंडा है, वो ही हंसाबाई है। तो ये सारी कहानी वो ही है। दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये इतनी ही कहानी है। चुंडा जो है इसके पिता विरमदेव है। मंडोर के प्रतिहार शासन था। इसकी एक शाखा थी इंदा, जिनकी राजकुमारी से राव चुंडा का विवाह होता है और दहेज में क्या देते हैं? मंडोर देते हैं। बाद में राव चुंडा ने इस मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे जी राव जोधा। क्या पढ़ेंगे? राव जोधा। अभी कोई बड़ा राजा नहीं आया है, बस छोटे छोटे राजा हैं, ये कर लेते हैं। बड़ा राजा आएगा तब और अधिक जानकारियां बढ़ेंगी, उनके अंदर क्या महत्वपूर्ण है, क्या बातें हैं। लेकिन इनसे इतनी ही जानकारी है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो लगभग राव चुंडा से तो अभी तक कोई प्रश्न भी नहीं आया है। लेकिन अब बढ़ते हैं राव जोधा। राव जोधा। जोधा जो है कौन है? रणमल का पुत्र है। मैंने आपको कहानी बताई थी ना, रणमल का पुत्र कौन है? जोधा है। ये सारे के सारे रणमल के पुत्र, रणमल के भाई जितने भी थे सारे के सारे कहाँ पे चले जाते हैं? मेवाड़ में चले जाते हैं, क्योंकि रणमल ने वहां पे अपना राज जमा रखा था। अपना एक ग्रुप बना लिया था, समूह बना लिया था मेवाड़ में। एक तरफ तो राठौड़ थे और एक तरफ है सिंसोदिया थे। वहां दोनों के बीच में वाद विवाद होने लग गया। तब रणबल को थोड़ा खतरा होने लग गया और हंसाबाई ने क्या किया? अपने सौतेले पुत्र चुंडा को बुलाया वापस। ये जो चुंडा है इसकी मैंने कहानी बताई थी। ये राजपाट में सारी की सारी व्यवस्था जितना भी इसके पास जो इसके हाथ में था सब छोड़ के मालवा चला जाता है, लेकिन इसको वापस बुलाया जाता है। और इस चुंडा ने इस रणबल की प्रेमिका थी जी भारमली, इस भारमली की सहायता से इसकी हत्या कर दी थी।
लेकिन उसी दिन जोधा जो था वो कहाँ पे बैठा था जी, एक महल में बैठा था, किले में बैठा था, और वहां पे जश्न चल रहा था। वहां पे जश्न चल रहा था, रणमल मर जाता है। फिर एक कवि को पता चलता है, जो गाने वाला था वहां पे, वो कवि था, उसको पता चलता है कि रणमल मारा गया है। वो एक पंक्ति बोलता है, जोधा भाग सके तो भाग थारो, रणमल मरियो जाए। जोधा भाग जाता है, ये वही जोधा है। अब इसी जोधा को पढ़ेंगे। जोधा भाग के कहाँ पे जाता है जी, काहुनी गांव में भाग जाता है। काहुनी कहाँ पे है जी, बीकानेर में है। कहाँ पे है, बीकानेर में है। कुछ समय तो यहाँ पे रहता है, बाद में जोधा को मंडोर दे दिया जाता है। लेकिन अभी प्रारंभ करते हैं जोधा की सारी जानकारी। पीछे की जो बैकग्राउंड था वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं राव जोधा के बारे में पढ़ते हैं। राव जोधा के बारे में पढ़ते हैं। राव जोधा। राव जोधा के टाइम पीरियड की बात करें तो 1438 से 1489 तक मिलता है। 89 तक मिलता है ना। अभी मैंने आपको बताया जोधा मेवाड़ से भाग के कहाँ पे जाता है जी, काहुनी बीकानेर में चला जाता है। काहुनी बीकानेर में चला जाता है, कुछ समय वहां पे रहता है। बाद में 1453 में क्या होती है जी, एक संधि होती है। संधि होती है जी, कौन सी, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि होती है। किसके मध्य होती है साथियों संधि, बताया था मैंने आपको, पिछली क्लासों में पढ़ाया है जब हम मेवाड़ पढ़ रहे थे। कुंभा के साथ होती है। कुंभा व जोधा के बीच में होती है, क्या होती है, संधि होती है। करवाता कौन है जी इसे, हंसा बाई करवाती है। ये संधि के बाद में इस जोधा को क्या दे दिया जाता है, मंडोर वापस दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, मंडोर जो है जोधा को वापस दे दिया जाता है। अब जोधा के पास में मंडोर वापस आ गया। क्या आ गया, जोधा के पास में मंडोर वापस आ गया। लेकिन फिर राज्य का विस्तार हो रहा था। फिर राज्य का विस्तार हो रहा था। जोधा कुछ समय तो मंडोर रहता है। बाद में जोधा ने एक शहर स्थापित करवाया 1459 के अंदर। कब करवाया जी, 1459 के अंदर एक शहर स्थापित करवाता है। एक शहर बसाया, कौन सा, जोधपुर। अपने नाम पे ही बसा दिया जोधा ने, जोधपुर शहर स्थापना की। जोधपुर शहर की स्थापना की। अब जोधपुर शहर की स्थापना की है तो यहाँ पे राज परिवार के रहने के लिए अच्छा निवास होना चाहिए। अच्छा निवास होना चाहिए। तो यहीं पे मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग किले का निर्माण करवाया। वास्तव में तो इसका मेहरानगढ़ नाम नहीं है, वास्तव में तो इसका नाम है मिहिरानगढ़। वास्तव में तो नाम क्या है, मिहिरानगढ़। मिहिर मतलब सूर्य, मिहिर मतलब सूर्य। तो ये जो राठौड़ थे ये सूर्यवंशी थी, ये सूर्यवंशी थे, तो इस किले का नाम रख दिया जी मिहिरानगढ़। लेकिन बाद में अपभ्रंश होता हुआ धीरे धीरे क्या हो गया, मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाते हैं जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाते हैं जोधपुर में। इस जोधपुर शहर के साथ साथ में अटैच करके मैं एक बात दोबारा दोहरा देता हूँ। इधर पूरा का पूरा 100 साल का अंतराल है। 1559 में क्या होता है जी, उदयपुर शहर की, उदयपुर शहर, उदयपुर शहर की स्थापना होती है। करवाता कौन है जी, उदय सिंह करवाता है। इस शहर की, उदयपुर, उदयपुर शहर की। तो ये ध्यान में रख लेना। 1459 में तो होती है जोधपुर शहर की स्थापना, और 1559 में होती है उदयपुर शहर की स्थापना। मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाते हैं, मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाते हैं।
इस मेहरानगढ़ किले के बारे में कहा जाता है जोधा की बुआ जी थी, रणमल की धर्म बहन, रणमल की धर्म की बहन, धर्म बहन थी जी। बीकानेर के अंदर एक माता है, कौन सी माता है जी? करणी माता है, देशनोक में करणी माता है। ये रणमल की धर्म बहन थी, तो जोधा की क्या लगी जी? बुआ जी लगी। तो करणी माता जी ने इस किले की नींव रखी, ऐसी मान्यताएं हैं, शुभ मानते हैं। जब भी हम अपने घर में शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं या फिर कोई वाहन लेके आते हैं, तो सबसे पहले उस वाहन के तिलक लगा के उस पर स्वास्तिक बनाया जाता है। तो हमारी बहन या बुआ जी करती है ना, घर की जो बेटी होती है वो करती है। बुआ जी तिलक लगाती है, स्वास्तिक निकालती है, या अपनी सिस्टर बहन निकालती है। तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग की अच्छा कार्य ही हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है। तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखने के लिए करणी माता को बुलाया गया, और नींव जी करणी माता ने रखी। नींव करणी माता ने रखी, ध्यान में रखना। नींव किसने रखी इसकी? करणी माता ने रखी। किसने रखी नींव? करणी माता ने रखी। फिर इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये मोर की आकृति के जैसा है, तो इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। मेहरानगढ़ या मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ या मेहरानगढ़ किले को। लेकिन इसकी और जानकारियां हैं, इसके अंदर मंदिर है और क्या क्या है, जब हम कला और संस्कृति के अंदर बढ़ेंगे किले व दुर्ग, तब मैं इस मेहरानगढ़ की बात वहां पे करूंगा। लेकिन अभी तो इसी के अंदर इतनी ही जानकारी, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास के अंदर किले दुर्ग की सारी जानकारी नहीं लेंगे। जितना महत्व है उतनी सी बात करेंगे। बाकी राजा पढ़ेंगे, राजाओं के युद्ध पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे, किसके साथ क्या संबंध, क्या संघर्ष थे। बाकी जो किले वगैरह है ये हम कला और संस्कृति के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो कहानी है सारी की सारी किसकी है जी? राव जोधा की कहानी। किसकी कहानी है? राव जोधा की कहानी। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1438 से 1489 89 ईस्वी तक जो है शासनकाल रहता है। काहुनी गांव बीकानेर के अंदर जब कुंभा व जोधा के बीच की बात थी, रणमल मारा जाता है, तो काहुनी गांव में भाग्य स्थान लेता है जोधा। उसके बाद में कुछ समय तक मंडोर को जीतने के लिए आक्रमण करता रहता है, लेकिन जोधा को मंडोर नहीं मिलता है। बाद में एक कहानी बताई थी, किसान की ढानी में जोधा जो है पानी पीने जाता है, लेकिन घायल हो जाता है। बाद में उस महिला ने जोधा को पानी पिलाया, जोधा को होश आया, तो जोधा को खिचड़ा खिलाती है। जैसे ही जोधा खिचड़ा खाता है, जोधा का हाथ जल जाता है, तो वो महिला बताती है जोधा को किस प्रकार मंडोर जीतना है। वो बताती है कि तू तो जोधा की तरह मूर्ख है, लेकिन उस महिला को पता नहीं था कि ये जोधा ही है जो मेरे पास आज आया है, मेरे सामने बैठा है। जोधा ने पूछा कैसे वो मूर्ख है, तब मैंने आपको कहानी सुनाई थी। जोधा खिचड़ा खाना सीखता है, उसी दिन मंडोर को जीतना सीखता है, तो मंडोर को जीत लेता है। आवल बावल की संधि होती है 1453 ईस्वी के अंदर। आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि किसकी सहायता से होती है? हंसा भाई की सहायता से होती है, कुंभा व जोधा के बीच में होती है। इस संधि के बाद में मंडोर जोधा को वापस दे दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद में 1459 के अंदर जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की, और इस जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। इस मेहरानगढ़ किले की नींव किसने रखी जी? जोधा की बुआ जी ने रखी, करणी माता ने, जो बीकानेर के देशनोक के अंदर विराजमान है। बीकानेर के देशनोक के अंदर विराजमान है चूहों वाली माता। जोधपुर के साथ साथ में उदयपुर की स्थापना ध्यान में रख लेना जी, 1559 के अंदर होती है। कब होती है जी? 1559 के अंदर होती है। उदय सिंह करवाते हैं उदयपुर शहर की स्थापना। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है राव जोधा की है। इनके बाद में मारवाड़ के अंदर एक बड़ा प्रतापी राजा आता है, राजा है राव मालदेव। राजा है राव मालदेव। राव मालदेव के बारे में आपको मैं वैसे ही थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ, लेकिन मालदेव की जो सारी की सारी जानकारी है वो हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसी क्लास के अंदर मैं आपको राव मालदेव के बारे में वैसे ही दो चार जो बात है बता देता हूँ। राव मालदेव
हमने पहले भी इस राव मालदेव का नाम सुना है। अगर साथियों आपको याद है, याद ध्यान आ रहा है, दिमाग में नाम आ रहा है कि हमने कब नाम लिया, कब मालदेव को पढ़ा था, लेकिन एक बार पहले ही राव मालदेव का नाम आया है, तो हम बात करते हैं राव मालदेव की। राव मालदेव का जो शासन टाइम है वो 1531 से 1562 तक है साथियों। कब तक है? 1531 से 1562 तक। राव मालदेव 1531 से 1562 ईस्वी तक शासन करता है राव मालदेव। बड़ा राजा है, जितने भी बड़ा राजा होंगे उनके हम माता पिता के नाम ध्यान में रखेंगे। इससे पहले के जो राजा थे वो बड़े नहीं हैं, उनका इतना इतिहास नहीं है, तो उनके माता पिता के नाम जो है वो ज्यादा एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते। लेकिन जो बड़ा राजा है, वास्तव में बड़ा है, जिसने कुछ किया है अपने राज्य के लिए, उस राजा के सन भी याद रखने पड़ेंगे, शासन काल जो है वो भी याद रखना पड़ेगा, पिता का नाम भी याद रखना पड़ेगा। पिता का तो नाम याद रखना ही रखना है। पिता के साथ में कौन होती है जी? माता जी होती है। तो माता जी का भी नाम ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माता जी का नाम भी ध्यान रखना पड़ेगा। पिता का नाम है जी राव गांगा। राव गांगा फिर ध्यान में आया होगा सर, राव गांगा तो हमने एक बार पढ़ा है तो ठीक है। पद्मा कुमारी, पद्मा कुमारी इनकी माता का नाम है। क्या नाम है जी? पद्मा कुमारी। पद्मा कुमारी सिरोही की थी जी, सिरोही की राजकुमारी थी। जगमाल देवड़ा की पुत्री, ध्यान में रखना किसकी? जगमाल देवड़ा की। जगमाल देवड़ा की ये राजकुमारी थी जी, पुत्री थी। क्या थी? राजकुमारी थी, पुत्री थी। जगमाल देवड़ा की कौन है? पद्मा कुमारी, जो मालदेव की माता है, मालदेव की माता है। अब इस राव गांगा की बात करें। जब हमने एक प्रथा देखी थी, उस प्रथा को बोलते हैं पाती प्रवन। पाती प्रवन प्रथा। इस प्रथा का उपयोग कहाँ हुआ था, किस युद्ध में हुआ था, वो पढ़ते हैं, है ना? किस युद्ध के अंदर हुआ था। तो इस प्रथा का जी उपयोग प्रयोग जो होता है वो कौन से युद्ध में होता है साथियों? राजा था उस समय सांगा, खानवा के युद्ध में होता है। खानवा के युद्ध में होता है। खानवा के युद्ध में कौन था जी? सांगा था। सांगा ने क्या किया? पाती परवन भेजा, सबको पत्र भेजा। उस समय राजा कौन था? मारवाड़ का राव गांगा राजा था। लेकिन राजकुमार कौन था जी? मालदेव था। राव गांगा नहीं आता है, अपने पुत्र राजकुमार को इस खानवा के युद्ध में भेजता है मालदेव को। तो मालदेव ने सांगा की सहायता की थी, मतलब मेवाड़ की सहायता की थी। कब जी? खानवा के युद्ध में। कब की थी जी? खानवा के युद्ध में। ये वो ही गांगा है, वो ही मालदेव है, वो ही मालदेव है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मालदेव की जो बेसिक जानकारी है वो एक बार देख लेते हैं। बाकी की जानकारी अच्छे तरीके से कल की क्लास में करेंगे। बाकी की जानकारी जो है वो कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे। अगर क्लास के दो भाग कर दें तो जो पढ़ने का जो रुचि इंटरेस्ट बनता है, और बीच में क्लास खत्म हो जाए फिर मैं बोलूँ कि इतनी जानकारी करेंगे इस क्लास के अंदर, बाकी की जो जानकारी है वो अगली क्लास में करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं बता रहा, बस कहानी टाइप का मैटर है वो बता रहा हूँ। बाकी कल सारा का सारा विधिवत नियम से कल की क्लास में देखेंगे। राव मालदेव लिखेंगे ऊपर, अपना टाइटल जो होगा, प्रकरण जो होगा वो अपन राव मालदेव देंगे, और सारा का सारा मालदेव एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। किसके साथ क्या संबंध थे, कैसे रिलेशन थे, किस प्रकार का मालदेव था, किससे किस बात पे झगड़ा हुआ, क्या कारण था, किसकी सहायता की, क्या क्या किया, है ना? सारी की सारी जानकारी कल की क्लास में देखेंगे। ऐसा कहते हैं कि इनके जो पिता थे ना गांगा, ये अफीम का नशा किया करते थे। और अफीम का नशा करना तो देखो
छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा नशा करना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। नशा करना इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इन राजाओं महाराजाओं के समय की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम वर्तमान समय में तो नशा करना भी बहुत बड़ी बात हो गई है। मैंने भी एक क्लास में, शायद कल की क्लास में ही बताया है नशे के बारे में हमने, है ना। जब हम भारत का इतिहास कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था उस क्लास के अंदर नशा, ये नशा जो है साथियों वर्तमान समय के अंदर सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक यही है। इससे अच्छा तो साथियों नशा करने से तो अच्छा प्यार मोहब्बत कर लो। प्यार मोहब्बत कर लो, ये अच्छा है, ये नशा अच्छा है। प्यार मोहब्बत प्रेम, ये जो नशा है ना ये अच्छा है, लेकिन ये जो नशा वास्तव में नशा है ना, ये नशा बहुत खतरनाक चीज है, घातक चीज है। ये नशा हमारी जान ले सकता है, हमें मृत्यु के घाट उतार सकता है। उतार तो क्या सकता है, उतार ही रहा है। वर्तमान में सुन रहे हैं जी, इस जिले के इस गांव के अंदर, इस गांव का एक जी 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, 18 वर्ष का बच्चा जो बाहर कोचिंग करने गया हुआ। अभी कुछ समय पहले ये घटना आई थी जी सूरतगढ़ के अंदर। सूरतगढ़ के अंदर एक छात्र था जो बाहर सूरतगढ़ के अंदर अपने घर से बाहर गया हुआ था सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ किस लिए गया था जी, कोचिंग के लिए गया था। किसके लिए गया था जी, कोचिंग के लिए गया था। लेकिन कोचिंग के अंदर तो ऐसा ही जाता था, कुछ संगति ऐसी ही मिल गई कि उस बंदे ने क्या ज्वाइन कर लिया जी, नशा ज्वाइन कर लिया। और नशा जो वो अभी चल रहा है, एक फेमस नशा वर्तमान समय के अंदर, वो चिट्टा वगैरह, पता नहीं क्या बोलते हैं, चिट्टा ही बोलते हैं, स्मैक वगैरह ना। तो बंदा उसकी चपेट में आ गया, वैसी ही संगति थी, उसकी चपेट में आया तो बंदे ने जी नशा पहले थोड़ा थोड़ा लेने गया और बाद में थोड़े थोड़े से डोज बढ़ती गई, ज्यादा लेने लग गया, ज्यादा लेने लग गया, तो लास्ट में जी ज्यादा लेता गया और अंतिम समय के अंदर क्या आ गई जी, मौत आ गई। वो इंजेक्शन वगैरह लगा रहा था, हाथ के अंदर इंजेक्शन लगा हुआ था, मैंने इमेज देखी थी। मुख के बल नीचे पड़ा हुआ है, हाथ में इंजेक्शन लगा हुआ है और वहीं पे खत्म हो गया। तो ये जो नशा है इतनी खतरनाक चीज है। नशा क्या है, खतरनाक चीज है। घर वालों को पता चलता है तो घर वालों से परेड होती है ना, मारपीट होती है घर वालों के साथ। अड़ोसी पड़ोसियों को पता लगता है तो वो तो इमेज वैसे ही डाउन कर देते हैं। कल को जी, कल को पता चली क्या जी, आज मेरे क्या आ रही है, रिश्ता देखने वाली आ रही है, क्या आ रही है, रिश्ता देखने वाली है, रिश्ता देखने वाले हैं। तो रिश्ता देखने वाले साथियों वर्तमान समय में सीधे ही नहीं आते। पहले के समय में ऐसे होता था कि जी दादाजी नाना जी से बात होगी जी, क्या हमारा दो ही तो है, हमारा वो तो है, यो अभी तो है, धारा या है ना, तो रिश्ता कर देते। लेकिन वर्तमान समय में क्या होता है, ये जो रिश्ता करने वाले आते हैं ना, ये पहले घर की तो कम जानकारी लेते हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस की ज्यादा जानकारी लेते हैं। उनके पड़ोस में कौन रहता है, उनके गांव में इस नाम का व्यक्ति है क्या जो अपने रिलेटेड हो, जानकार हो, उनसे वो जानकारी बटोरती हैं। लड़का कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता। फिर बात आती है यहाँ पे घूम फिर के, काम करे न करे चल जाएगा, भले ही वो घर पे बैठ के पढ़ रहा है, 25 साल उम्र है, चलेगा। लेकिन फिर बात आती है यहाँ पे, क्या कोई नसो पतो तो कोई नहीं करेगा टिंगर। आती है बात ये, क्या थालडो टिंगर है जो को वो भट्टे सी रेवे है, थालडा रिश्तेदार को जानकार है, वो नसो पतो तो कोई नहीं करेगी। फिर बेरो चले रिश्तेदार जका अपना अड़ोसी पड़ोसी हुए ना, घर का जका अड़ोसी पड़ोसी हुए, ए कह जी ना जी, वो तो करे नसो, वो तो के करे नसो करे। फिर जका आने वाला रिश्तेदार है ना, रिश्तो करना आवे, आपकी छोरी खातर दामाद देखना आवे, भाई जी देखना आवे, बे फिर इनकार कर दे जी, ना थारो छोरो मारे पसंद को नहीं। फिर बाद में घरे जाके वे बात करे फोन पर, घरे जाके बताऊंगा, घरे जाके फोन पर बात करे जी, थारो छोरो तो मैं सुनियो नशो करे, मैं मारडी छोरी को नहीं देवा, है ना। अपने घर पे सुनते ही ऐसी कहावत होती है कि मैं मारडी छोरी थालडा छोरा दे के मारनी है नहीं, मारडा छोरी थालडा छोरा मारडी छोरी दे के मारनी है। तो ये मारने का कारण ये बन रहा है आजकल, हमें इससे दूर रहना है। हमें क्या करना है, हमें जी हमें सफलता लेनी है। सफलता लेनी है किसमें, हमें लगना है जी जॉब लगना है।
जॉब लगना है तो इनसे दूर रहना पड़ेगा साथियों, इनसे नहीं, ये जो करने वाला व्यक्ति है ना, व्यक्ति, इससे भी दूर रहना पड़ेगा। ये जो नशा करते हैं, शराब ड्रिंक वगैरह, है ना, स्मोक चिट्टा अफीम पोस्त अमल जो खाते हैं, इनसे तो दूर ही रहना पड़ेगा। अपना मित्र ही है, चाहे वो अपना खास मित्र है और वो ये नशा कर रहा है तो बड़ा संगति छोड़ दो। मेरो कहना यो ही है, संगति छोड़ दो, किनारो कर दो। मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ दो, फोन पर बात करो, बेशक करो, कोई को नहीं रोका था, लेकिन किनारा करो उनसे, जितना उसके दूर हो बचो, वरना जैसे वो इसकी चपेट में आए हैं, वो अपन को भी इस चपेट में ले लेंगे, है ना। वर्तमान समय में सोच यही है कि मैं एक लोग खाड में क्या नहीं गिरूं, कोई 5-7 में लेगी तो गिरूं। आज सो ऊंडो डूंगो दर्डो पटेड़ो है, तो बे मैं यहाँ कहते मन नहीं कहते भी तू एक माँ गिर, तो मैं ये सोचू यार मैं एक लोग क्या ले गिरूं, कोई 2-4 न और सागे ले चलो, 2-4 न बुलाओ, कह यार इनका मायने पड़ना हुआ नहीं, जब आप बाहर निकला जब आप सोनू मिले हो। अब मैं यहाँ चाहूंगी मैं एक लो सोनू ना लू, मेरे सागाड़ा सारा में सोनू मिले, मेरे सागाड़ा जितना ये मेरा वायदा है, सेकंड बराबर बराबर सोना हुआ, अच्छी लग्जरी गाड़ी हुआ। मैं भी फिर ये सोचा यार जब संजय कहने लाग रहे विंग में कूदांगा, संजय भी अपने सागा कूदे तो आपने के पड़े कूद ले ला रहे, और संजय कूद लियो माँ, संजय बेफिक्र कि संजय एक लो तो कोई नहीं मरन लाग रहे, 5-7 एक और लोग मरन लाग रहे। फिर आई बात हो जाए नशे का, मैं यही बात हो जाए, वो एक करे जब वो यह सोचे यार मैं तो करूँ ही करूँ, थोड़ा बहुत ही ना और चखा दिया, एक कर चखायो, 2 बार चखायो, इतना मां लालच पड़ गयो, शाम ने ली लुका छुपी, सुबह ली लुका छुपी, फिर बाकी है डोज और होने लग जाए, भी लत पड़ जाए, आदत बन जाए है अपने, आदत बनते ही कहानी खत्म होने लग जाए, कहानी इस केंद्र की ओर आने लगती है। ये जो है ना, ये पॉइंट, ये सबसे अंतिम पॉइंट होता है, इस अंतिम पॉइंट को लाता कौन है, ये लाता है। अगर आप ये ना करके आप और करो ना कुछ, ये नशा ही थोड़ी है, करने के लिए नशा ही थोड़ी है, करने के लिए तो बहुत काम है, वो करो, ये क्यों कर रही हो। अब भाई गंगा जी यही करते हैं, अफीम लेते हैं, बहुत ज्यादा लेते हैं, अंतिम समय के अंदर तो गंगा के बारे में से कहा जाता है कि बंदे को भाई साहब खुद को ही पता नहीं है बैठा कहाँ पे, खुद को ही पता नहीं है बैठा कहाँ पे। अभी अफीम के नशे में बंदा एकदम फुल टुल है, इधर से मालदेव आता है बाहर से, और मालदेव आकर अपने पिता के पांव छूता है, ऐसी कहानी है, ऐसी कहानी है। लेकिन क्या पता कि मंदिर सही कहती हो, लेकिन हम सुनते हैं ऐसी कहानी, बाकी लोग तो बताते हैं मालदेव अपने पिता गंगा को राजा मार के राजा बनता है मालदेव, लेकिन ऐसी कहानी है, मालदेव कहता है मैंने मारा नहीं था मेरे पिता को, मैंने मारा नहीं था मेरे पिता को, मैं तो उनके पास गया था, वो चेयर पे बैठे थे, जैसे ही मैंने जाके उनके पांव स्पर्श किया, आशीर्वाद लेना चाहा, तो वो अचानक अपने आप ही बाहर गिर गए। वो किसी ऊपर बिल्डिंग पे बैठे थे, दुर्ग में बैठे थे, झरोके के पास बैठे थे, खिड़की होती है ना, खिड़की उसके पास बैठे थे, तो क्या मैंने तो उनके पांव स्पर्श किए थे, लेकिन उनको पता नहीं क्या हुआ, वो पीछे की तरफ गिर गए और गिरते ही उनकी मृत्यु हो गई। मालदेव तो ये कहता है, लेकिन लोग जो क्या कहते हैं कि मालदेव गया गंगा जो है अफीम के नशे में टुल था, गंगा को कुछ पता नहीं था, और मालदेव ने सोचा आज मौका है, आज ये पिताजी को मार दिया तो राज अपना है, क्योंकि मालदेव सबसे बड़ा पुत्र है गंगा। गंगा ने कहा इधर उधर हपड़े तो मारे, पर बंदा ही क्या करे, है ना, बंदा करे ही क्या जब ये इस नशे के अंदर है। तो नशा आपको पता है इतना खतरनाक है कि नशा एक बार करने के बाद में हमें होश हवास नहीं रहता है कि हम है कहाँ पे, तो आगे सामने वाला आगे 2 चट्टू मार दे तो पता नहीं लगता कि मेल की कुण गई राफा पर राफा कूट गयो यो मेरो चाल जे। अब गंगा को पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, मालदेव ने वो पांव स्पर्श करने के लिए नीचे होता है, आशीर्वाद लेने के लिए नीचे होता है, नीचे से पांव खींच देता है, गंगा नशे में है, वो नीचे से पांव खींच देता है, सिर के बल पीछे गिरा, सर के अंदर चोट लगने से आपको पता है मानव के सर में चोट लगने पे 1 मिनट के अंदर कहानी खत्म, खेल खत्म, है ना, चिन टपाक डम डम, कहानी खत्म हो जाती है। तो इस गंगा के साथ भी वही हुआ, क्या हुआ, चिन टपाक
छीन टपाक डमडम, इसके साथ गांगा के साथ कौन कर देता है? मालदेव कर देता है। छीन टपाक डमडम हो गया गांगा के साथ। अब ये गांगा तो मर गया, गांगा का बड़ा पुत्र कौन है? मालदेव है, बड़ा पुत्र है। तो राजा बनेगा कौन? मालदेव ही तो बनेगा फिर। अब जी मालदेव राजा बन गया। ये मालदेव की कहानी और है कि मालदेव अपने पिता को मारकर, पिता की हत्या करके राजा बनता है। हमने ये भी पढ़ा है कुंभा का जो पुत्र है वो कुंभा कुमार की राजा बनता है ना। मैंने आपको बताया था मामदेव कुंड के पास 5-5.5 फीट का शिवलिंग था जिसपे कुंभा बैठ के जल चढ़ाया करता है। कुंभा उस समय उसपे जल चढ़ा रहा था। कुंभा का पुत्र आता है, वो इसे मार देता है। पुत्र कौन सा है जी? उद्दा है, लेकिन उद्दा को राज्य की जनता ने राजा स्वीकार नहीं किया था। तो फिर अगर मालदेव ने वास्तव में ही अपने पिता को मारा है तो जनता ने इसे राजा स्वीकार कैसे कर लिया? अगर मालदेव मारता तो मालदेव को राजा स्वीकार नहीं करती, जनता जो है राजा कतई स्वीकार नहीं करती। इससे हमें ये पता चलता है कि मालदेव ने भी मारा तो नहीं है, ये तो वो दबा लगा ही दिया है, बस झूठा ही मालदेव ने मारा है, लेकिन मारा नहीं है। फिर भी पढ़ते हैं, छीन टपाक डमाडम को साफ करते हैं। ज्यादा छीन टपाक डमडम करना गलत है। तो ये कहानी ये भी। फिर ऐसा कहते हैं जब मालदेव राजा बना ना, इसका राज तिलक हुआ, तब इसके पास 2 परगने थे। 2 ही परगने थे जी। कौन कौन सी? वो देखो, जब मालदेव राजा बनता है तो इसके पास में 2 परगने थे। एक तो जोधपुर, एक सोजत पाली का क्षेत्र था। जोधपुर, सोजत। और ऐसा कहते हैं इस सोजत में ही मालदेव का राज तिलक हुआ था। क्या हुआ था जी? राज तिलक हुआ था। बाद में जोधपुर में आया था ये, लेकिन 2 परगनों के बाद में इसने बहुत सारे परगने जीत लिए, बहुत सारे युद्ध किए। ये सारी की सारी जानकारी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए मालदेव की जो बेसिक जानकारी थी वो इसी क्लास में हमने देख ली। कल एक बार दोबारा देखेंगे इसी जानकारी को और आगे चलेंगे, इससे आगे की जानकारी पढ़ेंगे, आगे का मालदेव का इतिहास पढ़ेंगे, किसके साथ क्या संबंध है, किसके साथ क्या संघर्ष किया, किसको सहायता की, किस युद्ध में की, किसको हराया, सब पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण क्लासों की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।